Good afternoon. Sorry. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Sorry for being late. तो पिछली वाली क्लास में आवाज पीछे से भी बता देना आवाज के लिए। सही। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग ये अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़े थे कल की क्लास में। और कुछ एक बातें और भी थी। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, रूसो इकोनॉमी, इस तरह से भी पढ़ रहे थे हम लोग। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो आयात निर्यात नहीं करती है, और उसमें जो फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड का, उसमें 3 आइटम आते हैं, C+I+Z। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, और 4 सेक्टर के अंदर NX और हो जाता है नेट एक्सपोर्ट। X माइनस M को NX लिख देते हैं। और 2 सेक्टर इकोनॉमी भी मैंने लिखवाई थी आपको, जहाँ सरकार नहीं होती है और व्यापार नहीं होता है, तो उसको 2 सेक्टर इकोनॉमी, उसमें C+I होता है। इससे छोटी अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी मिनिमम किन्स ने मानी थी। इसके अलावा मतलब जो अलग अलग समस्याएं हैं उनमें हमने स्लो डाउन एक देखा था। स्लो डाउन में क्या होता है, GDP बढ़ता है लेकिन उसकी बढ़ने की दर कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, आप सब लोग अच्छा सीख रहे हैं। एक तरह से उसको ग्रोथ रिसेशन कह सकते हैं आप, ग्रोथ में रिसेशन। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा हम लोगों ने किसी भी क्वार्टर के अंदर, और 1 साल के 4 विभाजन हम करते हैं। क्वार्टर तिमाही कहते हैं हिंदी में। और किसी भी क्वार्टर में अगर आपको पहली मर्तबा ये दिख जाए कि GDP मतलब नीचे चला गया या ग्रोथ रेट माइनस में आ गई, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन कहोगे, है ना। और यही कॉन्ट्रैक्शन अगले क्वार्टर में भी सस्टेन कर जाए मतलब, तो आपकी वो मान्यता पूरी हो जाएगी कि कम से कम लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव रहे ग्रोथ रेट, हम इसको रिसेशन कहें। कम से कम 2 मतलब लगातार। अब ज्यादा से ज्यादा का कोई नियम नहीं है, मतलब रिसेशन चलता रह सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन जो होता है उसमें एक चीज और जुड़ जाती है, डिफ्लेशन जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया। डिफ्लेशन जुड़ जाता है यानी कि वस्तुओं की कीमतें गिरना शुरू हो जाती है। और मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि हम लोग क्या कहते हैं, मतलब मुद्रास्फीति को अच्छा क्यों मानते हैं, और अवस्फीति से मालूम चलेगा कि मुद्रास्फीति अच्छी क्यों होती है। तो अवस्फीति में क्या होता है, वस्तु की कीमतें गिरती रहती है, राइट, लेकिन मजदूरों की मजदूरी और उनका वेतन मतलब कई कारणों से जो मैंने आपको बताया नीचे नहीं आ पाता है। और वस्तुओं की कीमतें तो ऊपर भी जा सकती है तो नीचे भी आ सकती है। आप मार्केट को देखते ही हो, कई बार डिस्काउंट लाने पड़ते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी फीस को नीचे ले जाना पड़ सकता है, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब बहुत कम मामलों में ही कॉन्ट्रैक्ट से वस्तु का ये सेलिंग जुड़ा हुआ होता है। जो मार्केट में ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं, लोग उस पर खरीदते बेचते रहते हैं। लेकिन मजदूरियों में ऐसा नहीं होता है। मजदूरियां भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो भी एक अलिखित सी मान्यता होती है कि मजदूरी तो कम नहीं की जाएगी, चाहे बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, लेकिन कम नहीं होगी। लेबर यूनियन भी रहते हैं, मिनिमम मजदूरी के कानून भी होते हैं। कई कारणों से मजदूरियां नीचे नहीं जा पाती है। और लेबर को वस्तु मत समझो आपकी, वस्तुओं की कीमतें ऊपर नीचे, वस्तु विरोध थोड़ी करती है, वस्तु तो निर्जीव होती है, लेकिन लेबर तो चेतनशील होता है।
आप उसकी मजदूरी को कम करोगे, उस सबसे पहले आपको टोकेगा कि भाई मेरी मजदूरी कम कैसे कर रहे हो। वस्तु बोलती थोड़ी है, अभी इस बोतल की रेट कम हो जाती है, क्या विरोध करेगी, है? तो वस्तुओं की कीमतें किसी भी तरफ जा सकती, नीचे जाएगी तो उसको नुकसान होगा, जो जिसने लोगों को काम दे रखा है उसको लॉस होगा। इसी हम देखते हैं ना, भारत के किसान ज्यादातर केस में आपको देखा होगा मंडी में रेट नहीं मिल पाते हैं। अब जो मजदूरियों को लगा के मनरेगा के हिसाब से तो मजदूरी आप गांव में देते ही होंगे ना। मनरेगा के आने के बाद मजदूरों को भी ये समझ में आ गया है कि हमें क्या मजदूरी मांगनी चाहिए। वैकल्पिक अवसर मिल गए ना आज। अगर मेरे पास विकल्प नहीं हो तो मैं जहां भी पढ़ाऊंगा मेरे को जो मिलेगा उसको मान लूंगा मैं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे विकल्प हों तो मैं उनको कहूंगा कि मेरे को इतना तो यहीं पे मिल रहा है, तो आप इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब। तो मनरेगा जो है उससे लोगों को विकल्प मिल गए, जिसकी वजह से वो बार्गेन करेंगे कि इतना तो हम फिर मनरेगा में जाके भी कमा लेंगे। सारी बात समझ में। तो अब जो ये होते हैं फसल काटते हैं और कई तरह की मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको तो वही मजदूरियां देनी पड़ रही होती है जो चल रही होती है, और किसान माल को मंडी में बेचने जाता है। और कमाल की चीज क्या है कि फसलों में क्या होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड सेम होता है। मतलब एक भूगोल के अंदर फसल काटने का समय 5-10 दिन ऊपर नीचे होता है। नतीजा क्या होता है कि सारे किसान एक ही समय पर फसल काटते हैं लगभग, जिससे सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ये बहुत कमाल की चीज बता रहा हूँ आपको, मतलब सीजन मैच करता है ना। आज मेरा खेत है, मेरे पड़ोस का खेत है, मेरा गेहूं पक रहा है तो पड़ोस वाले का भी पक रहा है, तो उसके पड़ोस वाला भी पक रहा है। टाइम तो सेम ही होता है ना क्लाइमेट का, तो सभी एक ही टाइम पे फसल काटेंगे। जबकि उत्पादन सारी कंपनियां एक टाइम पे नहीं करती है। एप्पल कंपनी कब फोन बना रही है, दूसरी कंपनी कब बना रही है, इनमें डिफरेंस रहता है क्योंकि इसमें सीजन नहीं होता है। नतीजा क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे कंपनियां माल सप्लाई करती है, जिससे एकदम कीमत नीचे नहीं जाती। लेकिन कृषि वस्तुओं के मामले में क्या होता है कि सीजन सेम होने की वजह से ओवर सप्लाई आ जाती है, जिससे कीमतें नीचे चली जाती है। जाहिर सी बात है किसान को लॉस होना ही होना है। कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, खेती करना ही छोड़ देते हैं। तो वहां पे जो लोगों को काम मिल रहा था उनको काम कहाँ से मिला, कीमत ही नहीं मिली किसान को। वही बात इधर भी है कि आपको अपना माल की रेट ही नहीं मिल रही, उधर वो लोग कह रहे हैं कि मजदूरी कम मत करो, तो फिर धंधा बंद कर दो। यही होता है फिर फाइनली बेरोजगारी बहुत बढ़ने लग जाती है। इससे ज्यादा बढ़िया स्थिति क्या है कि कीमतें बढ़ती रहे, थोड़ी बहुत बढ़ती रहे। तो बढ़ेगी तो क्या होगा, नियोक्ता को नुकसान नहीं होगा, आपकी मजदूरी। और मजदूरियों को हम तुरंत नहीं बढ़ाते, ये भी पता है, 6-6 महीने, 1-1 साल में बढ़ाते हैं। और आपकी माल की कीमत तो बढ़ती रहती है, अगर बढ़ने की दिशा में जा रही है तो बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी तो तुरंत नहीं बढ़ाते हो ना। कोई भी, मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने फीस बढ़ा दी, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरी सैलरी भी बढ़ाओ, क्योंकि मैं तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। इंस्टीट्यूट ने अपनी फीस बढ़ा दी तो वो समझेंगे इस चीज को, लेकिन फीस बढ़ाने से उनको फायदा होगा। ये होता है। तो कीमतें बढ़ना ज्यादा ठीक है, बजाय कि गिरना। कुल मिलाकर ज्यादा हमें छेड़ना नहीं, इस टॉपिक को मैं जितना समझाना था कल आपको बता दिया। और पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम टारगेट करते हैं, उसका कारण ये कि जीरो से बचना चाहते हैं। जीरो को टारगेट बनाएंगे तो फिर नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी रह सकते हैं, लेकिन नीचे भी जा सकते हैं। नीचे जाने का मतलब नेगेटिव में जा रहे हो, नेगेटिव का मतलब डिफ्लेशन होता है, कीमतें गिर रही है। इसलिए हम भारत में तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, मुद्रास्फीति भी आपकी पीटी में पढ़ाऊंगा। मैंने क्लास का नियोजन आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा, सब पता आपको। और जब हम छठे चैप्टर में जाएंगे तो मैं मुद्रास्फीति उसमें पढ़ाऊंगा, और गरीबी और बेरोजगारी का जो चैप्टर आएगा तो मेंस से स्टार्ट कर दूंगा, ये मैंने बोला हुआ आपको। तो दोस्तों वहां भी बातचीत करेंगे कि भारत का क्या इसमें सिस्टम है, वो सब आगे बता दूंगा आपको। कल थोड़ी सा बताया भी था, आप भी लोग जानते हो कि हम 4% ±2% की मुद्रास्फीति को टारगेट बना। 4% बेसिक रेट है, +2% का मतलब 6, -2% का मतलब 2। लेकिन जीरो टारगेट नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये टारगेट को शुरू किया। वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो मुद्रास्फीति की जीरो रेट को टारगेट करता हो। उसका मूल विचार क्या है ये मैंने आपको बताया। इसका मूल विचार यही है जो कल हम लोगों ने डिस्कस। डिफ्लेशन
चार तो ऐसे हो गए, फिर एक मेल्ट डाउन बताया था आपको, मेल्ट डाउन में शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। ये सारे अब इसकी रेमेडी में जाएंगे हम आज की क्लास में, तो आप अगला हेडिंग लगा लें। स्लो डाउन, रिसेशन आदि का समाधान। और इसके आगे एक विसर्ग का निशान आप जानते होंगे, ऐसे और यहाँ पे लिखे स्टिम्युलस। तो इनके जो समाधान होते हैं वो स्टिमुलस कहते हैं। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते, स्टिमुलस। आधा में क्यू ले और से स्टिमुलस। सभी इकोनॉमिक्स के शब्दों की परफेक्ट हिंदी नहीं मिलती, तो मैं देवनागरी में इसको लिख दिया। अब थोड़ा सा भूमिका बनाए इसकी, लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को स्लो डाउन, रिसेशन, आदि से बाहर निकालने के लिए लागू किए जाने वाले लागू किए जाने वाले मौद्रिक लागू किए जाने वाले मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के मिश्रित पैकेज, मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के मिश्रित पैकेज को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस कहते हैं। पैराग्राफ बदलिए। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर एक समान रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर एक समान रूप से लागू किया जाता है। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार कोमा लगाइए, इस प्रकार के आगे, इस प्रकार स्टिमुलस, फिर कोमा लगाइए, इस प्रकार स्टिमुलस। ऐसे लिखिए, बेल आउट पैकेज, ऐसे लिखिए बेल आउट पैकेज
से अलग होता है। पैराग्राफ बदलिए, बेल आउट पैकेज कुछ कंपनियों बेल आउट पैकेज कुछ कंपनियों या क्षेत्रों के पुनर्जीवन के लिए लागू किया जाता है और उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। और उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। राइट, तो एक होता है स्टिमुलस, वो कैसे बनता है वो तो हम एक डायग्राम बना के देखेंगे, लेकिन स्टिमुलस स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसका फायदा इसी को मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसी चीजें लागू की जाती है जो पूरी इकोनॉमी के लिए समान रूप से लागू, भेद नहीं होता है उसके अंदर, मतलब जो भी उसके अंदर आ जाएगा सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। स्टिमुलस जैसे कैंसर का जो मरीज होता है उसको दो तरह की वो दवा मतलब इलाज किया जाता है, दो तरह से। एक इलाज होता है कीमोथेरेपी वाला, जिसमें उसकी पूरी बॉडी में कीमो लगता है, बोतल चढ़ाई जाती है, पूरे शरीर के ऊपर असर डालती है। ये इसलिए किया जाता है कि कैंसर सेल्स बॉडी के किसी भी पार्ट में हो तो उसको हम बर्न कर सकें। कई बार मेटास्टेटिक वे में क्या होता है, जहाँ कैंसर सेल्स होती है वो मेटास्टेट मतलब दूसरी जगह चली जाती है, फैल जाती है मतलब। तो अगर ऐसी कोई गुंजाइश हो तो उसको खत्म कर सकें, इसलिए कीमो देते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पे कैंसर है। लोकलाइज्ड का मतलब यहाँ पर जैसे किसी की चेस्ट में कैंसर है तो चेस्ट पे ही काम कर रहे हो, चाहे चेस्ट पे रेडिएशन कर रहे हो या जो उसी जगह से रिलेटेड जो है। हमारी बात समझे, बेल आउट जो है वो स्पेसिफिक है, मतलब कई बार मंदियां जो होती है एक सेक्टर से निकलती है और दूसरे में घुस जाती है, कहीं से शुरुआत होती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरी बात पे, एकदम थोड़ी पूरे इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आ जाएगा। कोरोना को छोड़ दो आप, कोरोना एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल का इश्यू था, उससे पूरी इकोनॉमी जाम हो गई थी, वो मैटर ही डिफरेंट है टोटल। लेकिन 2007 में भी मंदी आई थी अमेरिका, वो हाउसिंग सेक्टर में आई थी, वहाँ के मकानों की रेटें गिर गई थी, जिससे अमेरिका में मंदी फैल गई। जिन बैंकों ने मकान वालों को लोन दिया वो लोग लोन नहीं चुका पाए, फिर बैंक ने मकान पे कब्जा कर लिया, कब्जा किया फिर उनको सेल पे लगाया, तो इतने ज्यादा सेल वाले मकान आ गए कि खरीदारी नहीं मिले, तो मकानों के रेट डाउन हो गए, तो बैंक भी दिवालिया होने लगे। लेमन ब्रदर्स का नाम उन दिनों काफी चर्चा में रहा था कि लेमन ब्रदर नाम की एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थी, वो फ्लॉप कर गई अमेरिका। क्रेडिट स्विस का नाम सुना होगा पिछले दिनों आपने, क्रेडिट स्विस नाम की बैंक है, ये भी तो चर्चा में रही है, तो बहुत फेमस ग्लोबल लेवल की। तो ऐसे क्या होता है कि बड़े बड़े बैंक जैसे एच डी एफ सी, अभी आप देखो एच डी एफ सी सबसे बड़ा बैंक बन गया है और अभी उसकी मार्केट डाउन चल रही है। एच डी एफ सी बैंक में कई लोग पैसा लगा के रखते हैं, जमाए हैं, किसी का क्या है, कोई शेयर खरीद रखा है। इतने बड़े लेवल का बैंक अगर थोड़ा हिल जाए तो पूरी इकोनॉमी पर भूकंप की तरह झटके आ सकते। अब बैंक से क्राइसिस शुरू हुआ और फैल गया दूसरी जगहों पर, ऐसा होता है। चाइना के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। अब देखो एक घर के अंदर कितने सेक्टर जुड़े हुए रहते हैं, थोड़ी कल्पना करो आप। जब घर बनते हैं तो सीमेंट कंपनी को भी कारोबार मिलता है ना, घर बनते हैं तो सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा,
मजदूरों को काम मिलेगा, इंजीनियर्स को काम मिलेगा, बिजली के सामान लगते हैं, जब मकान फिनिश होता है तो फिटिंग होती है, सारी बिजली के सामान पेंट होता है घर पे। आ रही बात समझ में? फिर ये जो हार्डवेयर होता है, पानी वगैरह, बाथरूम, इसके नल, बहुत सारे, ब्रिक इंडस्ट्री, एक हाउसिंग सेक्टर में एक मंदी आने से कितनी जगह मंदियां आ जाएगी। ये फोटोस्टेट वाले जो है ना, फोटोस्टेट वाले जो ये कोचिंग चलते हैं, तो फोटोस्टेट वाले बेचारे, क्या हुआ, कोचिंग नहीं चल रहे क्या? अभी पहले तो बहुत फोटोस्टेट आता था, अब आजकल नहीं आ रहा है। इस तरह से बात करके देखो ना जरा उनसे, तो आपको समझ में आएगा। चाय वाला या मुखर्जी नगर की इकोनॉमी को उठा के समझ लो, नहीं समझ आ रहा। ये छोले कुलचे बेचने वाले, चाय वाले, ये मकान मालिक, पीजी वाले, ये जितने भी लोग हैं, आप समझ लो कि केवल एक कोचिंग इंडस्ट्री से चल रहा है। ये प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकरेज वाले, टिफिन वाले, फोटोस्टेट वाले, बैनर वाले, बोर्ड वाले। एक मुखर्जी नगर के लिए अभी फायर इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, आगजनी हुई तो बहुत सारा एमसीडी ने पूरा ठप सा हो गया था यहाँ का। तो आप लोगों से जाके पूछो कि वो कैसे अपना, मतलब टाइम पास किया उन्होंने। टेंशन होगी कि क्या पता हमारा इतना इन्वेस्टमेंट मकानों के अंदर है, बच्चे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से इसकी पेमेंट करेंगे, बैंकों में किस्त जा रही है, किस्त स्टॉप हो जाएगी तो बैंक फ्लॉप होगा। कनेक्टिविटी समझ रहे हो आप? इस चीज समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो। छोटे मोटे होते तो हम भी इतना नहीं बताते कि भाई, मैं तो पटवारी परीक्षा में भी पढ़ाया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं। आरओ की परीक्षा के लिए भी पढ़ाया हुआ हूँ, थर्ड ग्रेड टीचर्स को भी पढ़ाया हुआ हूँ, आरएस वगैरह के लिए भी पढ़ाया हूँ, यूपीएससी, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है। सब जगह सब तरह की बात नहीं होती। कुल मिला के कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ सेक्टर प्रभावित हो जाते हैं, तो सरकार फिर क्या करती है, उस सेक्टर को बचाने के लिए तो स्पेशल प्लान ले आती है, उसको हम कहेंगे बेल आउट। का फायदा उस उन्हीं को मिलेगा। और एक पूरी इकोनॉमी को बचाने के लिए जनरल पॉलिसी ले आती है। वो जनरल पॉलिसी कैसी बनेगी वो तो मैं बताऊंगा अभी। आप दोनों जगह भी काम कर सकते हैं ना, जिस सेक्टर में समस्या खड़ी हुई वहां पे काम करो स्पेसिफिक। जैसे कैंसर हुआ किसी मरीज को चेस्ट में, तो वहां पे काम करो। और बाकी जो कैंसर फैल रहा है उसके लिए आप कीमो चलाओ। तो बेल आउट क्या होता है? क्षेत्र विशिष्ट होता है, कंपनी विशिष्ट होता है, और स्टिमुलस पूरी इकोनॉमी के लिए होता है। पैराग्राफ चेंज। देखिए, स्टिमुलस की संरचना को, स्टिमुलस की संरचना को एक चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। तो डैश लगा दें, और आधे पेज की आवश्यकता पड़ेगी, आधा पेज चाहिए। अगर आपके पास कम जगह है तो अगले पेज पे चले जाओ। इसे दो भागों में डिवाइड करना है। एक भाग में लिखना है मौद्रिक स्टिमुलस। की तरफ लिखना है राजकोषीय स्टिमुलस।
इंग्लिश में ध्यान रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको फिस्कल स्टिमुलस, उच्चारण में फिस्कल बोलना है। कई बच्चे इसको फिजिकल इस तरह से बोलते हैं। आप एस का मतलब से लगाए, फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, इसको मॉनेटरी स्टिमुलस। मौद्रिक स्टिमुलस और फिजिकल स्टिमुलस। इसको स्लाइड कर रहा हूँ ऐसे। अब पहले हम मौद्रिक स्टिमुलस को कंप्लीट करेंगे। दो बातें लिखनी। ब्याज दर, तो यहाँ पर लिखिए तरलता की मात्रा। लिख दिया ब्याज दर तुल्य। एरो बनाइए इसे और ब्रैकेट में ऐसा ब्याज दर को कम करेंगे। तरलता की मात्रा को बढ़ाएंगे। जब ब्याज दर कम करते हो, दो प्रभाव पैदा होते हैं। एक जो किन्स ने बताया वो, एक हम एक्स्ट्रा लिखेंगे कि अब हम किन्स से बाहर बात कर रहे हैं। किन्स को आपको कई बातों में उनकी जरूरत है, इसलिए मैंने पढ़ाया आज। अब जब आप ब्याज दर कम करते हो तो एक सी जो होता है जिसको हम कंजप्शन कहते हैं, ऐसा करो आप बढ़ता हुआ निशान बनाओ और आई को भी बढ़ता हुआ बनाओ। सी और आई दोनों का मतलब आपके पास है। राइट, तो समझ लेते हैं। ये तो आपका समझा हुआ है, आई तो समझा हुआ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे। ब्याज दर कभी भी कम होगी चाहे वो जमा की हो या फिर आप लोन ले रहे हो, कोई सी भी हो। दोनों तरह से समझाया था मैंने आपको। तो लोग निवेश करना पसंद करेंगे, मतलब बैंक से एफडी से ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा, अपना है तो हम इंटरेस्ट नहीं रख रहे कि ज्यादा इनकम नहीं आ रही, तो हम सोचेंगे चलो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्याज दर कम होने पर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहोगे। और अगर आप उधार भी ले रहे हो तो भी एक किसान एक ट्रैक्टर लाना चाहता है तो दो लाने का मन बना सकता है, क्योंकि ब्याज कम है, किस्त वगैरह कम जाएगी, ब्याज कम देना होगा और गांव के अंदर ज्यादा काम चल रहा है तो उसको दो ट्रैक्टरों से ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस हिसाब से वो क्या करेगा, किसी को भी लेके समझ सकते हो, माइक्रो किसी को भी लेके समझ रहे हो, मतलब एक लेवल पे बात, उसी को तो मैक्रो पे ले जाया जाता है। अच्छा, लोग निवेशक निवेशक होते हैं, उनका व्यवहार एक ही जैसा होता है, ब्याज गिरने पे वो निवेश बढ़ाएंगे। इसमें निवेश एक जाति हो गई, करेक्टर हो गया है।
निवेशक का कैरेक्टर क्या होता है, मतलब क्या है उसके चरित्र का मुख्य बिंदु क्या है? रिटर्न, मुनाफा मिलना चाहिए। वो देश धर्म कुछ नहीं देखता है, निवेशक रिटर्न देखता है। आज की भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रवाद नहीं चल रहा उतना निवेशकों के स्तर पे। राष्ट्रवाद आजकल सरकारें ज्यादा लागू कर रही है, मतलब देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत फलाना ये, तो सरकार, निवेशक आज की डिजिटल दुनिया में अपने फोन से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसको क्या, उसको तो पैसा कमाना है। और मान लो राष्ट्रवाद देखता भी हो तो हमारे इकोनॉमिक्स में नहीं देखते हैं उसे, क्योंकि इससे निर्णय प्रक्रिया में विकार पैदा हो जाता है। बेटा ये पेन से कुछ मत करो, आप पढ़ो, इनको रख दो, मेरी क्लास में मत करो ये सब, क्योंकि मेरी एक मेहनत है, मेहनत है, उस पे थोड़ा वैल्यू करो उसको। दो चीजों की वैल्यू करो बार बार, पेरेंट्स की और टीचर्स की। यहाँ जाने के बाद जो करना सो करो आप, हमारे आंखों के आगे तो कम से कम सही रहो। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो दो मेरे बॉडी का एक एक एटम फाइट कर रहा होता है, मेरा विषय ऐसा है, मेरा विषय ऐसा है जिसमें मेरे को इतनी दिक्कत होती है कम्युनिकेट करना में। मेरे पास क्वालिटी होता तो मैं बहुत रोचक ढंग से बातें कर लेता आपसे, लेकिन मेरा विषय वैसा है नहीं, मतलब जिसमें बहुत रोचकता बिना कारण की पैदा करूं। टाइम खराब हो जाएगा फिर। रोचकता ही देख लो, या तो कोर्स को देख लो, अपना कोर्स टाइम पे खत्म करके हम आगे बढ़े, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि निवेश बढ़ जाएगा, ब्याज दर कम होगी, तो ये तो एक बात को 10 बार कहें तब भी वही बात है, बातें हो चुकी है, कैरो भी बना हुआ आपकी क्लास में। दूसरा ये नहीं था, मतलब इस पे बात नहीं हुई। थोड़ा बहुत ध्यान दे, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका ध्यान पूरी तरह से, जैसे ये चाय लेके आ रहे हैं, ऐसे एक बच्चा, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, पढ़ा के और मैं क्लास छोड़ के चला गया, फिर अगले साल में गया वहां पे पढ़ाने, नेक्स्ट ईयर। एक बच्चा मेरे पास भाग के आया, बोले सर मुझे आपको धन्यवाद देना है। तो मैं पूछा उनसे कि किस चीज का धन्यवाद देना चाह रहे हैं। बोले कि सर आपको तो शायद ही याद होगा, लेकिन मैं आपकी क्लास में चाय लेके आता था, ये लेके आए, और ये बच्चा भी शायद पढ़ रहा होगा, मैंने पूछा था इनसे शायद, जो भी है मुझे याद नहीं रहा कि इन्होंने क्या उत्तर दिया था, लेकिन मैं शायद शर्म के मारे बोल नहीं पाया, कुछ ऐसा था। लेकिन मजबूरियां होती है लोगों की, ये आप ही की बराबर की एज का ही तो बच्चा है, आखिर क्या है जो चाय पिला रहा है क्लास के अंदर, सोचो आप जरा। और आप बैठे हुए हो, वो बच्चा चाय लेके आ रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो रही होगी? क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं? उसको सिविल सर्वेंट बनने का अधिकार नहीं? क्या उसका जीवन चाय पिलाने के लिए अभिशप्त है? मैं कहता हूँ कि काम करने वालों की रिजल्ट ज्यादा बढ़िया क्यों आती है? क्योंकि वो समय की वैल्यू समझते हैं और धन की वैल्यू समझते हैं, वो निरर्थक बातों में अपना समय जाया नहीं करते। वो बच्चे ने मेरे को कहा कि सर एक लॉरेंज केयर पढ़ा रहे थे आप क्लास के अंदर, और मैं यूपीपीसीएस का एग्जाम देने गया तो हूबहू मैंने वही क्वेश्चन वहां पे देखा। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ इस बात का कि जो बच्चा चाय पिलाने के लिए क्लास में आ रहा, उसको ये बात ध्यान है कि मैं लॉरेंज केयर पढ़ा रहा, और वो बच्चा चाय वाय पिला के लास्ट में कोने में बैठ जाता था। मुझे लगता था कि शायद डिसिप्लिन के लिए बिठा के रख, क्योंकि उसमें 700-800 बच्चे थे क्लास में, तो शायद इसलिए बैठा रहता हूँ। ये भी एक है। तो भाई वो बच्चा सवाल को सही करके, और वो बच्चा इस समय शायद नेट जारफ कर लिया उसने, सिर्फ मेरे एक बात पे, कि मैंने कहा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, पढ़ाई को ब्रेक मत दो। वो कुछ दिनों बाद मेरे को मिला, मैं उसने मेंस भी लिखा, और नेट जेआरएफ उसकी प्रोफेसरशिप का रास्ता क्लियर हो गया, चाय पिलाते पिलाते। चाय तो आप ऐसे सीखो इन बात। मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जाम्पल। सुनील सिरवी, वो उनकी माँ, मतलब विधवा माँ का बेटा रहा है, वो मेरी क्लास में पढ़ा है सामने बैठ के। सुनील सिरवी आंसर लिख लिख के दिख, बहुत घबराता था कि मेरी माँ सिलाई कर, मतलब कमीर पैसे की। मैंने कहा मेरे रखो, आप पढ़ाई करते रहो। बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड था, मैं ऑब्जर्व करता था। मैंने कहा
मैंने टॉपर्स की पेपर ये देखे हुए हैं, उनके आंसर्स वगैरह। आप ऐसे ही रहो जैसे चल रहे हैं। हिंदी माध्यम का, मुझे ईयर याद नहीं, 2 साल पहले की बात है कि क्या, वो हिंदी माध्यम का टॉपर है वो लड़का, सुनील सिरवे। अब ये इसी इसी क्लास में आपके भी रिजल्ट आएंगे। आपको बड़ा अजूबा लग रहा होगा, अजूबा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। काम ही अजूबा है, मतलब जो आप काम करते हो वही अजूबा है, और कोई दूसरा अजूबा नहीं है। अपने आप को डमी जैसा मत बनाओ कि आपको हवा भरते रहें और मोटिवेशन की आप डमी बन के उड़ते रहो। आई नेवर लाइक दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इन माई क्लास। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मौके पे बोलता हूँ और कह के फिर अपना आगे निकल जाता हूँ। बहुत ज्यादा डमी के रूप में हवा भरना मेरे को पसंद नहीं। इसलिए आप काम को अजूबा समझो, परिणाम को नहीं। परिणाम आएगा जब देखा जाएगा। अपने काम को अजूबे वाला बना लो, तो परिणाम अजूबा वाला हो ही जाएगा, right? और इस इन्हीं से आप ही लोगों में से टॉपर्स निकलते हैं। उनको घड़ा जाता है, तराशा जाता है ठोक ठोक के। जैसे मेरी क्लास में अनुशासन की बातें मेरे को पसंद है कि आप बुरा तो मान जाते हैं एक सीमा तक, लेकिन मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में, और आप इस चीज को महसूस करेंगे कि हाँ, एक अध्यापक ने हमारे भले के लिए ही कड़ाई रखी थी क्लास में। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो कंजप्शन जो होता है आज के ज़माने के हिसाब से, कई लोग आजकल कंजप्शन कैसे करते हैं? बेसिक कंजप्शन अलग है जो मैंने आपको बताया, लेकिन हम गाड़ी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, एयर कंडीशनर लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई बैंक से फाइनेंस कराएँगे या बजाज से फाइनेंस करा लेंगे। बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा। बैंकों के अलावा इंस्टीट्यूट भी तो काम करते हैं, मुथूट फाइनेंस, बजाज, ये सब। ब्याज दर कम होती है तो हम बाइक वगैरह, स्कूटी, कुछ भी जो आपको लेना है, लोग लेते हैं, और वो निवेश नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लो मेरी बेटी कॉलेज जाती है और उसको स्कूटी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि ब्याज कम है, ईएमआई कम आएगी, तो मैंने बैंक से बात करके फाइनेंस कर दिया, करवा लिया उसको। तो ब्याज दरें कम होने पर क्या होता है कि ये ऑटो वगैरह बहुत सारी चीजें, इवन घरों का, लोग घर भी खरीदते हैं। सबके पास पैसा नहीं होता उतना, तो वो अपनी सैलरी में से तो दे सकते हैं, एक साथ नहीं दे सकते, तो लोन ले लेंगे। लेकिन ब्याज कम होगा तो सोचेंगे चलो मकान बनाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो कंजप्शन भी ब्याज दर से प्रभावित होता है। हालांकि किन्स ने अपने मॉडल में, जैसा मैंने आपको पढ़ाया, कंजप्शन आय पर निर्भर करता है ये कहा उन्होंने। उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्याज से उसका कनेक्शन। लेकिन हम किन्स से बाहर निकल चुके हैं। मैं यहाँ किन्स थोड़ी पढ़ा रहा। किन्स ने जो बात कही मैंने यहाँ डाल दी, और जो आम व्यवहार कह रहा है उसको यहाँ डाल दी। अब आप ये बताओ कि ब्याज दरों को कम करने से देश में मांग बढ़ेगी कि नहीं? कंजप्शन मांग में आता है, निवेश भी मांग में आता है। क्लियर है ना ये बात? तो ब्याज, अब एक चीज समझो, जब ब्याज कम हो जाता है तो लोग तरलता का मतलब धन चाहते हैं, तो धन की मात्रा ना बढ़े तो फायदा क्या हुआ? जैसे आपने किसी को कहा कि 10 रुपए की एक प्लेट दे रहे हैं खाने की, जो पहले 50 रुपए की थी। उसको सुन के बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आपने प्लेटें पहले भी 100 ही थी और अभी भी 100 ही रख रहे हो, तो कीमत को कम करने का फायदा ज्यादातर लोगों को कहाँ मिला? क्योंकि आपने प्लेटों की संख्या नहीं बढ़ाई। तो धन की मात्रा भी तो बढ़नी चाहिए। जब लोग ज्यादा फाइनेंस करवाएंगे, हर आदमी जो पहले स्कूटी नहीं ले रहा वो लेना चाह रहा है, तो पैसा भी तो होना चाहिए ना। पैसा अलग चीज है ना, वो बैंक देगा ना। तो बैंक की तरलता को बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज कम करोगे तो तरलता भी बढ़ाओ, नहीं तो पॉलिसी फेल हो जाएगी आपकी। इसलिए ये साथ में चलते हैं इन जनरल, कि ब्याज दर कम कर रहे हो तो साथ में क्या करना है, चलता है कि मैं, इसको बढ़ाने का एक तरीका है जो लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखिए, वो कैसे होता है? केंद्रीय बैंक बॉन्ड, एक टर्म होता है बॉन्ड, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल ध्यान ना दें। केंद्रीय बैंक बॉन्ड खरीदता है। पीछे लिख दे, विशेष रूप से बैंकों से। विशेष रूप से बैंकों से।
बॉन्ड खरीदता है विशेष रूप से बैंकों से, क्योंकि जो मेन चैनल है जहाँ लोग जुड़े रहते हैं वो बैंक्स होते हैं। लोगों को थोड़ी पैसा बांटेगा सेंट्रल बैंक, मतलब बैंकों की तरलता को रिलीज करेगा। अच्छा, बैंकों में एक खासियत होती है, लिख लो आप फिर समझाता हूँ, मतलब और कॉमन सेंस से पढ़ना है, आपको कोई किताब पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से जाने के बाद कोई किताब नहीं पढ़नी है और न गूगल करना है। आपको सिर्फ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देखो वापस से, इतना ही करना है। टोटल समर्पण जिसको हम कहते हैं वो कर लो आप, बाकी मेरा काम है कि आपको ऊपर तक कैसे लगे। और मैंने फिर कहा आपको कि आखिरी क्लास का वेट कर, उस दिन आप समझ लेना कि आप कहाँ तक आगे पहुंचे। व्यू भी आपको कंप्लीटली तभी आएगा जब हर पक्ष को पढ़ लोगे। हर चैप्टर एक पक्ष से समझाता है, वो पक्ष आपके सामने आए नहीं तो आज कहो कि यार मेरे कम समझ आ रहा है, तो आपको कम समझ इसलिए आ रहा है कि आप टॉपिक पे नहीं हो और आप उस पर डाउट कर रहे हो, मतलब कि ये कैसे वो कैसे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरा वार्तालाप है उसमें तुम अपनी बुद्धि का परिचय मत दो, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो, अपना माइंड मत लगाओ। कृष्ण ने भी साफ साफ से अर्जुन को बोला, द्वंद्वात्मक बुद्धि से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो पहले का पढ़ा हुआ जो भी है, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन फिलहाल सीखना है अगर तो ज्ञान को जीरो कर लो, उसके बाद लर्न करो, एकदम समझ आएगा। बहुत सारी चीजें हम पढ़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स में जाते हैं, जिससे ओवरऑल होच पोच हो जाता है। आप तसल्ली रखो, मैं खुद ही आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, और वही आपकी जरूरत है फिलहाल। अब मैं ये आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, ठीक है, ध्यान देते जाना मेरी बात पे। बैंक सारा पैसा अपने पास तो नहीं रखेंगे, रखेंगे तो घाटे में आ जाएंगे भाई। सारे लोग, आप हम सब क्लास वाले बैंक में जमा करा दें, हमें तो ब्याज देगा ना बैंक, तो अब वो क्या करे फिर बैंक इसके आगे, तो पैसा पड़ा रखेगा तब तो प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है हमारे पैसे को उठा के देता है किसी, और एक सिद्धांत पे चलता है कि सभी जमा कराने वाले एक ही टाइम पर मांगने नहीं आते रहते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं आते हैं। उसको ये समझना पड़ेगा कि रोज कितना लोग आता है और कितना पैसा मेरे को रखना चाहिए। ये गणित बैंकों की अपनी है जिसमें हम नहीं जाना चाहते फिलहाल, लेकिन एक अमाउंट रखने के बाद वो बाकी तो लगा के रखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना आपको दे रहा है उससे ज्यादा सामने वाले से वसूलेगा। एक तो उसको लागत निकालनी है, प्लस उसको प्रॉफिट भी कमाना। नाम ही है कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्स कर रहा है, तो जवाब तो देगा ना किसी को, कोई तो मालिक होगा उसका। आजकल तो सरकारी बैंकों में भी आप और हम जैसे लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ होता है, शेयर्स होते हैं, उनको लोग खरीदे हुए रखते हैं, आप और हम लोगों के पास भी होते हैं। तो सरकार, कोई भी बैंक हो सरकारी बैंक, उसको जवाब देना है, सरकार को भी देना और हमें भी देना कि भाई आपको, आपकी उसमें पैसा लगाया हमने, तो आपने क्या प्रॉफिट कमा के दिया, तो कुछ उचित मुनाफे भी कमाने हैं उसको। समझ रहे हैं आप इस चीज को, तो वो तो बिजनेस कर रहा है, तो पैसे को फैला के रखता है। लेकिन एक बात सुनो आप, कि मंदी के टाइम पर जब बैंक को ये पता है कि मंदी चल रही है, नहीं देगा उधार, थोड़ा डरेगा, अब क्या करे, उधार नहीं देगा तो क्या करे, तो बॉन्ड होते हैं सरकार, उनको खरीद लेता है। 6, 7, 8, 9% वो भी रिटर्न देते हैं बॉन्ड्स, तो वो पैसे को है ना खाली नहीं रखते, बॉन्ड में लगा के रखते, तो और मांगने जा रहे हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्टेड है, इतनी तरलता है नहीं। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, उनको कहता है बॉन्ड मुझे दो, वो बॉन्ड खरीद लेता है, बदले में पैसा कहाँ चला जाता है, बैंकों के पास, पैसा रिलीज कराता है, इसलिए बॉन्ड खरीदता है। बैंक के पास खाली पैसा थोड़ी पड़ा हुआ रहता है, कौन रखता है खाली। तो वो बॉन्ड्स, बॉन्ड एक चीज होती है जिसमें बताऊंगा आगे चलकर, मतलब उसमें एक तो मूलधन रहता है, मान लो 100 रुपए की बॉन्ड ऐसे सोचो, तो उसमें 100 रुपया लिखा हुआ रहेगा, टाइम लिखा हुआ रहेगा, 10 साल की बॉन्ड है तो 10 साल, ब्याज कितना मिलेगा, 10%, 10%, किसका है, भारत सरकार का है तो उसका नाम रहेगा, ये बॉन्ड है।
इसका अर्थ ये होता है कि हर साल आपको 10% ब्याज देने का बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब वादा है। 10 साल खत्म हो जाने पर 100 रुपए वापस मिलेंगे, ये भी वादा है। तो ये बंधन होने के कारण इसका नाम क्या होता है? बॉन्ड होता है। नौकरी भी लगती है तो कई बार बॉन्ड भरने पड़ते हैं। हमारे गांव की साइड से किसी बच्चे का इधर हुआ होगा, मतलब मेरे गांव का नहीं, मेरे भी सिस्टर के उधर साइड का कोई, मेरे पास फोन आया कि उसका ओएनजीसी में किसी में हुआ है, तो क्या आप उसके बॉन्ड भर दोगे क्या? मैंने कहा भाई मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे बॉन्ड भरूँ? मतलब बॉन्ड भरने का मतलब मैंने कहा गारंटी जैसा हो गया ना, मैं बंधन में आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं भर पाऊंगा बॉन्ड, आप नाराज हो चाहे राजी हो, क्योंकि मैं जानता ही नहीं मैं कहाँ वो कहाँ। मैंने कहा जो जानने वाले से बॉन्ड भराओ ना, अपने गांव के आदमी को पकड़ के लाओ किसी, वो भरेगा बॉन्ड, मैं क्यों भरूं? मैं जान ही नहीं रहा। अब कोई आप मेरे को कह दो सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे, तो मैं ऐसे कैसे दे दूं बना के? जब मैं जानता ही नहीं हूं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना दूंगा? वही बात है कि बॉन्ड शब्द का मतलब यही होता है बंधन, एक तरह का। बंधन ये है कि 100 रुपए आपको वापस करेंगे, एक बंधन ये है, 10 साल में करेंगे दूसरा बंधन ये है, और 10% ब्याज देंगे तीसरा बंधन। वो कागज के टुकड़े होते हैं, उनको खरीद लेते हैं, पैसा सरकार के पास चला जाता है, आप पड़े रखो अपने पास ब्याज कमा। सेंट्रल बैंक कह रहा भाई मैं ऊंची रेट पे ले रहा हूँ, मेरे को दे दो, और आप पैसा पकड़ो। फिर वो पैसा बैंक वापस नीचे की तरफ पहुंचाते हैं। ये सारी पॉलिसीज है, काम कर भी सकती है, नहीं भी काम कर सकती। अगर बैंक नहीं करेंगे ऐसा तो उसका नाम है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है। वो कहेगा करना ही पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे? पावर से उसके पास। तो केंद्रीय बैंक का मतलब ही क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा बैंकों को, तो इसका मतलब क्या? वो कह रहा है तरलता पहुंचानी है तो पहुंचानी है। रही बात तुम्हारे बॉन्डों की, मैं खरीद रहा हूँ, 10 साल के हैं, 10 साल से पहले मैं ले रहा हूँ, पैसा पकड़ो और दो। सरकार 10 साल बाद देगी ना तुम्हें, तो मैं ले रहा हूँ ना पहले, आप पैसा लो और लैंडिंग करो, उधार दो लोगों को। तो तरलता की मात्रा बॉन्ड खरीद के कवर करेंगे। ये दो ही तरीके होते हैं मौद्रिक स्टिमुलस के, दो ही बातें हैं। अब इधर आएंगे हम राजकोषीय वाले। बस लिखो, जो हमने जी पढ़ा था, C+I+, जी एक सरकारी खर्च है, इसको बढ़ाना है। यहीं पे बना देता हूं मैं, इसको बढ़ाना है, सरकारी खर्च बढ़ना चाहिए। यहाँ किन्स काम आ रहे हैं, जो किन्स का सिद्धांत हमने पढ़ा। दूसरा, टैक्स सरकार लगा रही है, टैक्स को टी लिख दो, या मैं ऐसे कर देता हूँ टैक्स। टैक्स को कम करना होगा। जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं उनको कम करना है, और वस्तु सेवा की को भी कम करते हो तो भी आपकी देश में मांग बढ़ेगी। जैसे जीएसटी है, जीएसटी को कम करते हो तो वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, सस्ती होने पे उनकी मांग बढ़ेगी, राइट। दूसरा, इनकम टैक्स को कम कर दोगे अगर, तो आपकी इनडायरेक्टली इनकम बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। थोड़ा समझो इसे, जैसे 100 रुपए आपकी इनकम है और 10% इनकम टैक्स है, तो 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए दोगे सरकार को इनकम टैक्स के, तो बच्चे कितने? 90। ठीक है, एक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आपकी इनकम 100 रुपए है, और @10% आपने इनकम टैक्स दिया, तो 10 रुपए ये आपका इनकम टैक्स चला गया। ठीक है, ये तो एक गणित हुई। अब 10 माइनस कर दोगे तो आपकी जो इनकम है वो 90 हो जाएगी।
है ना। इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है खर्च योग्य आय, मतलब टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है खर्च योग्य आय। ये आय कितनी है? 90। किन्स कहते हैं कि इनकम का एक भाग, लोग जो भी इनकम होती है तो गवर्नमेंट को गई, अब जो इनकम बची उसी को तो आप कुछ कर सकते हो। तो इसके दो टुकड़े किए जाते हैं। हम 80% मान लेते हैं कंजप्शन पे खर्च करता है, तो 72 कंजप्शन पे चले जाएंगे और 18 रुपए किस में चले जाएंगे? बचत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मंदी चल रही है तो आपको इनकम नहीं बढ़ानी है, इनकम ही रखनी है। जब इनकम बढ़ जाएगी तो फिर मंदी कहाँ है? तो इनकम ही छोड़ दो, आप टैक्स को कम करो। इनकम 100 रुपए, अब टैक्स 5% कर देते, 5%। तो उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए। तो खर्च योग्य आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मतलब 90 की जगह खर्च योग्य आय क्या हो जाएगी? 95। चलो 90 को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन जो 5 रुपए की बढ़ोतरी महसूस हो रही, एक ये है और एक ये है। 5 रुपए बढ़ गए ना आपके एक तरह से। ध्यान देंगे हर बच्चा क्लास के अंदर। 5% इनकम टैक्स रेट होने की वजह से उस आदमी की खर्च योग्य आय बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई। 90 को वहीं छोड़ दो आप, 5 रुपए की चेंज तो दिख रही है। आप इसी पे काम करते हैं। केन्स कहते हैं कि इनकम का एक भाग, तो 5 रुपए जो बढ़ा है उसके दो टुकड़े करेगा वो। पैटर्न वही रखेंगे 80% वाला। 5 का 80% क्या होता है? 4 रुपए। 4 रुपए क्या करेगा? कंजप्शन। यहाँ भी 72 कंजप्शन, ये भी कंजप्शन, ठीक है। और 1 रुपया क्या कर लेगा? बचत। लेकिन कमाल की चीज क्या है? कंजप्शन बढ़ गया आपका। पहले 72 था, अब 4 और बढ़ के क्या हो गया? 76। कंजप्शन बढ़ गया। इनकम टैक्स सिंपल ध्यान रखो, इनकम टैक्स कभी भी कम करेंगे तो आपको सरकार को कम देना है, आपको इनडायरेक्टली अपनी इनकम बढ़ी हुई महसूस होगी ना, तो कॉमन सेंस। और वो इनकम का एक पार्ट कंजप्शन में जाता है, तो जितनी कंजप्शन आप पहले कर रहे थे उससे ज्यादा हो, यही है। तो टैक्स कम करने से, प्रत्यक्ष कम करने से डायरेक्ट कंजप्शन बढ़ जाता है, और बाकी वस्तुएं सस्ती होने से भी फर्क आ सकता है। तो टैक्स कम करने से फायदा होगा। तो लेकिन ये राजकोषीय नीति में आएगा, क्योंकि टैक्स की कनेक्शन किससे है? राजकोष। आर्टिकल 110 क्या कहता है? आप तो संविधान पढ़े होंगे। आर्टिकल 110 कहता है कि करों से प्राप्त समस्त आय भारत की संचित निधि में जमा होगी। संचित निधि क्या? राजकोष है, एक तरह का राजकोष ही है। जो भी जो भी कोई चीज राजकोष को प्रभावित करती, वो राजकोषीय क्षेत्र में चली जाएगी। सरकारी खर्चे, ये जी किसमें से किए जाते हैं? राजकोष में से। तो सरकारी खर्च को मॉनेटरी मनी, मतलब केंद्रीय बैंक की साइड में तो नहीं रखोगे ना, आप किस तरफ रखोगे? राजकोष से। ये सरकारी खर्च राजकोष से स्टिमुलस में आया, टैक्स को कम किया, तो टैक्स की जो भी चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, इम्पैक्ट क्या करता है? राजकोष। तो राजकोषीय में तो इसको लिख रहे हैं। एक और लिखें, तीसरा, निवेश सब्सिडी। निवेश सब्सिडी थोड़ी आपको नहीं समझ आ रही होगी, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये समझे कि सब्सिडी राजकोष से दी जाती है, ये तो क्लियर है। तो आएगा तो राजकोष साइड में ही। अब निवेश से जुड़ी सब्सिडी है ये। शर्त ये होता है, जैसे मान लो किसान ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं और एक 10 लाख रुपए की ट्रैक्टर है सर, सरकार कह रही 30% सब्सिडी है, का मतलब आप 7 लाख रुपए दो, 3 लाख हम देंगे। जो निवेश वाली चीजें होती है ना, जो मशीन उपकरण इस तरह की चीजें, सिलाई मशीन है, जैसे मान लो महिलाएं, विधवा महिलाएं या इस तरह से परित्यक्ता महिलाएं, डाइवोर्सी वुमन जो होती हैं, उनके भले के लिए हमारी सरकार कहती है कि आप सिलाई मशीन खरीदें, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी पर डिपेंड ना हो।
आपको हम 50% छूट देंगे, सिलाई मशीन जितने की भी आ रही है आधा हम देंगे। आपको बिजनेस करना है, काम करना है, घर की सिलाई मशीन नहीं। मतलब अगर आप घर के कपड़े सीने के लिए ला रहे हो, कभी फट जाते रहिए तो उसको कंजप्शन कहते हैं। जैसे हमने कार के लिए सोचा था कि घर के लिए हम कार ला रहे हैं तो कंजप्शन। तो सिलाई मशीन तो घर में भी होती है, लेकिन मार्केट के हिसाब से तो उससे कोई काम नहीं कर रहे हम लोग, तो वो फिर कंजप्शन में आ जाएगी। लेकिन उस महिला को ये कहा जा रहा है कि आप दुकान खोलो या घर पे ही काम करो, होम बेस्ड भी काम होते हैं ना। एक सर्वे कहता है भारत में, देखो एक आगे पढ़ाऊंगा बेरोजगारी में। बेरोजगार उसी को माना जाता है जो जॉब के लिए प्रेजेंट करता है फिर उसको काम नहीं मिलता। जैसे मान लो मेरी एज और मेरे में कोई योग्यता है और मेरे को काम नहीं मिल रहा, तो ये कैसे पता लगा कि मेरे को, मतलब मैं जॉब में प्रेजेंट मतलब अपने आप को पेश किया लेकिन मेरे को काम नहीं मिला। बेरोजगारी के अध्ययन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। समझ पा रहे हो ना ये बात, प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन एक रिसर्चर ने लिखा कि बेरोजगारी को पहचान करने का ये तरीका सही नहीं है। 2023 का मेंस पेपर देखें, मैंने डिस्कशन कर रखा है वो पेपर। बेरोजगारी भारत के अंदर जो क्या मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं, सवाल पूछा था यूपीएस से। एक चीज बताओ, कई बार क्या होता है कि लोग रोजगार के लिए प्रेजेंट नहीं करते फिर भी उनको रोजगार चाहिए होता है। जैसे कुछ महिलाएं हैं हमारे भारत में जो घर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो रोजगार के लिए प्रस्तुत नहीं करती। वो चाहती कि वो घर में ही काम करें। इसका मतलब तो उनके अंदर चाहत तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला कि हमें काम दे दो। आपने उनको समझ लिया कि ये तो बेरोजगार है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन उनको रोजगार की आवश्यकता है, उनका कोई धर्म या परिवार का वातावरण ये कह रहा है कि घर नहीं छोड़ना। मैंने खुद ने देखा कई लोगों को जो घर में थैलियां बनाते हैं, घर में ये जो पॉलीथीन, मतलब वो क्या होती है, अखबार की थैलियां जो, वो, हाँ, उन लिफाफे, जिसको आप लिफाफे कह रहे हो, ये बीड़ी उद्योग है। ऐसे कई सारे हैं जहाँ महिला घर नहीं छोड़ना चाहती। और सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया कि ये जो चरखा, गाँव के अंदर मेरी दादी जी खूब चरखा चलाती थी घर के अंदर, सूत कातना, ये खादी ग्रामोद्योग और ये सब। वो महिलाओं को, मेरी माता श्री भी ऐसे ही लेके आती थी हमारे गांव में। वो था, कोई एक आदमी था और वो खादी ग्रामोद्योग की ओर से रुई देता था तोल के, कि भाई आप कितने का काट सकते हो, वो धागा बना सकते हो, उसके हिसाब से देख लो। तो 5 किलो रुई दे दी, तो 5 किलो रुई को वो करना है, मतलब काटना है, वो बनाना है धागा। फिर वो उसको वापस तोल के देते थे, और उसकी जो एक मेहनत का जो भी बनता था वो देता था खादी ग्रामोद्योग। अब यहाँ महिला क्या है कि अपने परिवार के अंदर भी है, गांव वाले भी कुछ नहीं कह सकते कि ये काम करने के लिए जाते हैं, अपने घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो कोई आरोप भी नहीं लगा सकता। तो ये कहना कि कोई जॉब के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा और आपने ये मान लिया, इसलिए कहा जाता है कि हाउस होल्ड लेवल पर भी आप क्या करो, लोगों को काम उपलब्ध कराओ। भारत की आवश्यकता है। चरखे जो थे पहले, तो ये या तो जीरो रेट पे मिलते थे, दे देते थे कि चलो काटो आप इसको, या फिर कम, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का चरखा, उसकी लागत तो ज्यादा ही आती थी, लेकिन सब्सिडी देके उसको सस्ता दे देते थे। दरी बनाने का उद्योग, पंचायत भवन वगैरह के अंदर खाली जगह होती है, वहाँ महिलाएं, मैंने देखा, मैं तो गांव से हूँ, आपके गांव से भी छोटा गांव मेरा होगा शायद। तो ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है। तो वो महिलाएं मतलब बैठे बैठे दरी बुनती रहती है। अब उनके साधन, साजो सामान आप सस्ते नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो निवेश सब्सिडी क्या करती है, निवेश की मांग को बढ़ा देती है, क्योंकि आपको छूट मिल रही है तो आप ज्यादा डिमांड करते हो। लेकिन यहाँ मौद्रिक नीति काम नहीं कर रही है। सब्सिडी कहाँ से दे रहे हो आप, बजट से दे रहे हो राज को, इसलिए यहाँ पे आएगा। इस तरह से दोस्तों ये स्टिमुलस बन जाते हैं। इसमें कोई ऋग्वेद सामवेद थोड़ी पढ़ने हैं, नॉर्मल बातें हैं जिनमें भी हमें इतना जोर पड़ता है।
तो फिर हम करेंगे क्या इस लाइफ के अंदर? तो इतनी इतनी सी बातों के अंदर ब्याज दर कम हो जाएगी, निवेश ज्यादा होगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा, क्या है इसके अंदर? अब जो सब धन की मांग करे तो धन की मात्रा बढ़ा दो, बैंक बॉन्ड में लगाए रखते हैं, कोई खरीदने वाला होना चाहिए, खरीद ले तो उनको पैसा आ जाएगा, वो आपको दे। नॉर्मल सी बात है। राजकोषीय नीति है तो उसमें सरकार अपने खर्च बढ़ा दे। कोरोना के बाद से हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है, और 11.11 ट्रिलियन रुपीस का ये जो अंतरिम बजट आया, इसमें हम सड़क, बंदरगाहों और इस तरह के खर्चों को ज्यादा करना चाह रहे हैं। अब आप खुद सोचो, ये खर्चा करने से दो फायदे होंगे इंडिया में। बजट को ले लो ना, इसके साथ अभी जो बजट आया है, तो खर्चा करेगी सरकार तो क्या मांग नहीं बढ़ेगी? कोई काम की मांग तो बढ़ेगी ना, उसके साथ फिर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा उसकी वजह से। तो सरकारी खर्चे, बजट कई बार देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एडम स्मिथ ने कहा सरकार का रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करें? सरकार नहीं हो तो देश कैसे आगे जाएगा? तो जी को बढ़ाने की बात कोई विचित्र बात नहीं है, जी बढ़ा दीजिए, टैक्स में कमी कर दीजिए। देख लीजिए अपनी स्थिति की भी, टैक्स में कमी करने से सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक कॉन्ट्राडिक्शन सा दिखता है, एक तरफ आप टैक्स कम कर रहे हो और दूसरी तरफ खर्चा बढ़ा रहे हो, तो घाटा बढ़ेगा आपका। उधार ले लो, पूरा वर्ल्ड ने उधार लिया है, तो आप कौन सी अलग चीज कर रहे हो? उधार ले लो, नोट लगाओ इसके लिए। नोट लगा के ये लिखो, आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और 2022-23 के अनुसार मंदियों के समय ये लिखो, फिस्कल स्टिमुलस, इंग्लिश में लिख लो, फिस्कल स्टिमुलस अधिक कारगर होता है। अधिक कारगर होता है। पूर्ण विराम लगाते हुए लिखिए, मौद्रिक उपाय मौद्रिक उपाय बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो राजकोषीय नीति को ज्यादा प्रभावी माना गया है, मतलब ये भी आ जाएंगे आपके पीटी में। तो आपको निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, फिर कह दिया कि राजकोषीय उपाय या फिर राजकोषीय स्टिमुलस ज्यादा प्रभावी होता है मौद्रिक स्टिमुलस से मंदियों के दौरान। फिर दूसरे वाक्य में इसका उल्टा कर दिया, फिर और कुछ दे दिया, फिर आप कहोगे कि निकल गया हमारे हाथ से। और आर्थिक सर्वेक्षणों की बात तो मैंने क्लास में 2-3 साल के आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ये भी आपको कहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-3 क्या 5 साल पीछे तक भी जाऊंगा आपकी क्लास में, और मैं सारा अपडेट कर जाऊंगा। उसके बाद जब भी आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कब बैठ रहे हो और कितने सर्वे आपके छूट गए हैं, उनको ला के अपडेट करना पड़ेगा। उसका एक सही तरीका मैंने ये भी बताया कि आप अखबार पढ़ते रहो या तो, लेकिन रिसर्च वाला नहीं आ पाएगा। अखबार ये नहीं लिख सकते जो मैंने लिख पाया है,
क्योंकि सर्वे में कुछ रिसर्च वाली बातें भी होती है और अखबार वाले कॉमन भाषा लिखते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो ये मतलब दिक्कत पैदा कर सकता है और कुछ नहीं। राइट। चलिए, तो एक, तो अभी एक कारण भी जानना चाहोगे अगर कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह ये है कि ये मंदियों में है ना, आप ब्याज दर कम भी करते हो तो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते, मतलब उनको लगता है कि पैसा लगाएंगे कहीं डूब ना जाए, ब्याज भले ही कम है, तो वो सेफ्टी चाहते हैं। मतलब वातावरण खराब होता है ना, हमारी आदत क्या होती है कि जिस वातावरण के हिसाब से हम चल रहे होते हैं, जैसे एक बच्चा पीटी में फेल हो गया, फिर दूसरी बार भी फेल हो गया, तो उसके मन में यही रहता है कि मैं तीसरी बार भी फेल हो जाऊंगा। ये चलता रहता है उसके मन में। हमेशा मैंने ज्यादातर ऐसा देखा। शेयर मार्केट में कोई कंपनी का शेयर गिर रहा है तो कोई नहीं लेगा उसे, अरे एक और गिर जाएगा करके छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से वो एक पॉइंट पे आता है और उसके बाद तेजी से बढ़ने लगता है, फिर वो कहता है अरे चूक गए। ये हमेशा होता है। तो इकोनॉमी के अंदर भी लोग देखते हैं कि ब्याज तो ठीक है, लेकिन मूलधन तो चुकाना पड़ेगा। हम टैक्सी लेके आ रहे हैं और इकोनॉमी में मंदी चल रही, तो वो टैक्सी खरीदना नहीं चाहेगा। इस वजह से क्या होता है कि मौद्रिक नीतियां काम नहीं कर पाती। थोड़ा सा आप अच्छे अखबार पढ़ो अगर, तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ब्याज दरें जीरो लेवल पे आ गई। अब जीरो लेवल से नीचे कहाँ ले जाओगे आप? फिर भी उनकी इकोनॉमी नहीं उठ रही। इसको जीरो लेवल बाउंड कहा गया, मतलब जीरो लेवल पे बाउंड, अब बाइंडिंग हो गई, आपकी लिमिट आ गई ना, अब क्या करूं मैं? जैसे मान लो मैं रोज ही आके मोटिवेशन करूं आपकी, तो मेरी लिमिट आ गई कि भाई इससे आगे मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। वही चीज है यहाँ पे कि आप ब्याज दरों को कम करते करते कहाँ तक लेके जाओ, यही समस्या आ जाती है। अब निवेशक का आप क्या करो, और निवेशक का जो बिहेवियर होता है वो अपने पर्सनल रिटर्न से प्रभावित होता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ले दे के फिर सरकार ही है, तो सरकार खर्चा करेगी। वहां कोई वो नहीं है, मतलब कि कॉन्फिडेंस की बात। इसलिए ये पीछे के जो अनुभव वाली बातें होती है, उनको लिखा सर्वे ने। ये कोई नियम नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एक दिमाग में बना ली कि ये थ्योरी है कि मौद्रिक नीति काम नहीं करेगी, मतलब ये थ्योरी नहीं बता रहा। मैंने संदर्भ उठाया सर्वे का। वो बता रहे हैं अपने अनुभव से कि जितनी मंदियों को उन्होंने देखा, ये निकल के आया कि मौद्रिक नीतियां उतनी इम्पैक्ट नहीं कर पाती जितना कि राजकोष है। अब यहाँ सरकार जब अपने खर्चे को बढ़ाएगी तो मांग बढ़ जाएगी इकोनॉमी। और वो कंपेयर भी नहीं कर रही, मैंने आपको बोला सरकार ब्याज वगैरह कुछ नहीं देखती, सरकार तो समाज को देखती है। तो अपने खर्चों को ज्यादा कर देगी, टैक्स को कम कर देगी, छूटें दे देगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इकोनॉमी ऊपर की तरफ आने लगेगी। और यही हुआ ही है। आप देखो श्रीलंका या वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर कंट्रीज, 55-56 कंट्रीज ऐसे हैं जो दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गए। कारण क्या था कि सबने अपने बजट से, अमेरिका का देख लो आप, बाकी दुनिया को छोड़ो, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा अखबार में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में रस्साकसी चलती रही। उधारी के स्तर को टच, मतलब वहां पे 14.1 ट्रिलियन समथिंग का रूल है। उससे ज्यादा अगर ऊपर जा रहे हो आप, 31 का है या 14 ऐसा ही कुछ है, मेरे को फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने लिमिट लगा रखा है कि सरकार कितना उधार ले सकती। अब इतना उधार ले लिया गवर्नमेंट ने कि वो लिमिट क्रॉस हो रही, और कई सारे पेमेंट बाकी थे जो सरकार को करने थे। तो अमेरिका और वर्ल्ड के अंदर ये सारी स्थिति, अभी आईएमएफ का भी एक हमारे बारे में आया हुआ है कि भारत का ऋण बहुत बढ़ने वाला है, जीडीपी का 100% क्रॉस कर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है कि वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर कंट्रीज ऋणों में फंस रहे हैं, वहां की सरकारें? क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग किया। मौद्रिक नीति तो काम कर नहीं रही, उन्होंने अपने बजट से किया, तो बजट में फिर अच्छा, दूसरी बात टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते। चलो टैक्स कम मत करो, लेकिन बढ़ाओगे कैसे? मंदी में टैक्स बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? फिर अब सरकार का खर्च बढ़ना चाहिए। टैक्स बढ़ाने के जो बच्चा लिखेगा, नंबर जीरो हो जाएंगे। या तो टैक्स को स्थिर रख दो, बढ़ाना नहीं करना है इसमें। एक तरफ सरकारी खर्च बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ टैक्स भी बढ़ा रहे हो। लेकिन देखा जाए तो बजट ज्यादा खर्चा करेगी गवर्नमेंट कहाँ से? टैक्स बढ़ के ही होगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ टैक्स नहीं बढ़ा सकते।
क्योंकि जो सरकारी खर्च आप बढ़ाओगे, टैक्स बढ़ाकर वापस मांग तो कम हो जाएगी आपकी। जैसे हम 10% की टैक्स की बात करें, अब उसको 20% कर दो, तो 80 रुपए तो उस आदमी के पास रहेंगे जिसकी इनकम हमने 100 रुपए मानी। 20% इनकम टैक्स करोगे तो 20 रुपए सरकार को देगा, 80 तो बचे। अब 80 का 80% 64 रुपए कंजप्शन करेगा। नहीं तो पहले कितना करा था, 72। डाउन हो गया ना कंजप्शन, तो घूम फिर के तो आप वहीं पहुंच गए। सरकारी खर्च बढ़ा लिया तो क्या हुआ, उधर कंजप्शन कम हो गया। टैक्स को कभी नहीं बढ़ा सकते आप मंदी के टाइम पर, और खर्चा आपको बढ़ाना है तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, उधार। इसीलिए कर्ज की जाल में डूब गए कंट्री। टैक्स को या तो कम करो या फिर वहीं रखो, बढ़ा नहीं सकते आप। बढ़ाओगे तो फिर कंजप्शन कम हो जाएगा, तो इसकी बढ़ने का फायदा क्या निकला। आपका मेन मकसद तो ये ना कि मांग बढ़ के देश की जीडीपी बढ़े, ये मकसद है आपका। जो आपने इसको बढ़ा के किया और इसका पैसा जुटाने के लिए इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया तो फिर वापस मांग कम हो जाएगी। तो कान को ही साथ से पकड़ो, चाहे साथ से पकड़ो, घूम के तो वहीं पहुंच गए। जाहिर सी बात है, इस मॉडल के हिसाब से सरकार खर्च बढ़ाएगी, टैक्स को नहीं बढ़ा सकती। या तो कम करेगी या वहीं रखेगी, चाहे वो कम करे या वहीं रखे, उसका बजट बिगड़ जाएगा। उधार उसको ज्यादा लेना पड़ेगा। अब देखो, आपकी करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो, कैसे समझोगे करंट अफेयर्स। केवल ये बताना कि ये कंट्री ऋण के जाल में डूबे करंट अफेयर्स नहीं है भाई, उसके कारण में जाना भी करंट अफेयर्स है। क्या पता यूपीएससी कारण ही पूछ ले आपसे। आप रट रहे हो कि कौन से कंट्रीज ऋणों में डूब गए, और वो पूछ रहा है कि वो ऋण के जाल में क्यों फंस गए। समग्रता तभी आएगी तैयारी के अंदर, वो गारंटी की किसी की है नहीं मतलब। तो ये क्लियर हो गया। अगला हेडिंग लगाइए। देखिए, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों। अगला हेडिंग फ्रेश लगा देना, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों। नीतियों के कुछ नाम, कुछ नामों से परिचय दे रहा हूं मैं आपको, कुछ नाम। फर्स्ट लिखिए, विस- विस्तारक मौद्रिक नीति। और इन सब की इंग्लिश भी ध्यान रखनी है। विस्तारक मौद्रिक नीति। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो जिसमें आ रहा विस्तारक मौद्रिक नीति को लागू, तो आपको टेक्निकल वर्ड सीखने पड़ेंगे, और ये एग्जाम में भी आ जाएगा आपको। विस्तारक मौद्रिक नीति का मतलब होता है, अगर हम तरलता को एल कहें, लिक्विडिटी, एल का मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं। सिंपल सा मतलब है, विस्तार कर रहे हैं, विस्तारक। तो विस्तार किसका होता है, तरलता का। पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ने के मामले में। ठीक है, विस्तारक मौद्रिक नीति। अब देखो, इसमें देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विस्तारक मौद्रिक नीति। तरलता को बढ़ा रहे हो तो टेक्निकल नाम क्या बोला जाएगा, विस्तारक मौद्रिक। समझ गए। आइए दूसरे पे।
संकुचनकारी मौद्रिक नीति। इंग्लिश भी लिखनी है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। का मतलब होता है एल को कम करना, लिक्विडिटी को कम करना, संकुचन कर रहे हो तो मौद्रिक बढ़ा रहा है, तो एक ही दिमाग में रखना कि ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है। लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं विस्तारक मौद्रिक नीति, लिक्विडिटी कम कर रहे हैं संकुचनकारी मौद्रिक नीति। ठीक है। अब आपको यूपीएससी कैसे पूछेगी ये भी बता देता हूँ। ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, निम्न नीतियों का अध्ययन कीजिए। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जितना पढ़ा उसमें उपर्युक्त में मुद्रास्फीति के दौरान कौन सी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना में लिक्विडिटी कम करते हैं, क्योंकि धन क्या करता है, मांग बढ़ा देता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं क्लास में, मंदी, मंदी में मांग बढ़ा रहे हैं ना हम। तो मांग कैसे बढ़ाई हमने मौद्रिक नीति में, तरलता को बढ़ा के ना, एक तरीका। जब मांग ज्यादा होती है तो कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसी भी चीज की मांग ज्यादा होगी। ज्यादा का अर्थ ये होता है सप्लाई की तुलना में, बोला नहीं जाता मतलब। मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी का मतलब क्या है, हाँ, जितनी अवेलेबिलिटी। कितना आसान है, लेकिन देखो शब्द थोड़े टेक्निकल है। आप फिर सीखे क्या, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स कहेंगे आप दिल्ली पढ़ के आए, तो क्या सीखा वहां पे, नया क्या सीख के आए। ये आजकल तो आप रीजनल सेंटर पे भी उतना ही सब चल रहा है। फिर इस क्लास का क्या फायदा आपको मिला जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उस चीज की क्या बेनिफिट आई है आपको। बेनिफिट के दाम पे जीरो, मतलब ये चीजें तो कोई कॉमन सेंस से पढ़ सकता है। इकोनॉमिक्स इतना हाई फाई विषय भी नहीं है, देखा जाए तो। देखा जाए तो लेकिन आपको हाई फाई बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। इंटरव्यू में ही उठा के पूछ लिया तो आप ये थोड़ी कह पाओगे कि मैं तो सर हिंदी माध्यम, वहां पे पहले ही दयनीयता दिखा रहे हैं। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी कमजोरी को मत रखो और उनकी दया की याचना मत करो। सर मैं तो गरीब घर से हूँ, मेरा क्या हॉबी होगा। जानबूझ के लोग सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में, लेकिन उनको नेगेटिव नंबर मिलते हैं इसकी वजह से। कि आपके फादर अच्छा रिक्शा चला रहे हैं तो भी कहो कि यस यस, ये पुल्स रिक्शा। ऐसे मत कहो हाँ जी मैं, हाँ रिक्शा में बहुत गरीब हूँ, इस तरह से नहीं। अपनी पर्सनैलिटी को तो प्रखर रखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे कि उनके सामने ऐसे। तो आप थोड़ा सा रहो कि हाँ मैं दिल्ली सेंटर पे आया हूँ तो इसकी अपनी एक वजह है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनर, तो उसमें आपको उत्तर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल। और मंदी में कौन सी पॉलिसी बनेगी, तो एक्सपांशन। ठीक है। तो संकुचनकारी हो गई, तरलता के हिसाब से ये नाम है। अब ब्याज दर ऊपर नीचे करते हैं तो क्या नाम होते हैं, तीसरा लिखिए। पहले हिंदी लिखता हूँ। सस्ती ओब्लिक आसान मौद्रिक नीति, या तो ये टर्म यूज हो सकता है या ये सस्ती ओब्लिक आसान मौद्रिक। इंग्लिश लिखोगे आप चीपर, सस्ती का मतलब चीपर और आसान का मतलब इजी।
का मतलब होता है जो रेपो दर वगैरह जो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें डाउन करते हैं। ये नीतियां तो सेंट्रल बैंक ही लागू करेगा ना, मतलब जब नीति बढ़ा रहा है तो कोई सरकार की बॉडी होनी चाहिए ना उस नीति को इम्प्लीमेंट करने। पॉलिसी है तो उसका इम्प्लीमेंटर भी है, और प्रकृति है तो बनाने वाला भी है। फिलोसफी में यही तो पढ़ा जाता है। ये पूरा दिख रहा है तो किसी ने बनाया होगा इसे। तो पॉलिसी की बात करें तो बनाने वाला भी है। तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करेगा तो आप आइंदा उसको क्या बोलोगे? चीपर ऑब्लिक इजी मॉनेटरी। और चौथा लिखो। महंगी ऑब्लिक कड़ी मौद्रिक नीति। इसको हम कहेंगे टियर ऑब्लिक टाइट मॉनेटरी। टियर मॉनेटरी पॉलिसी। इसका एक और नाम होता है, वो भी लिख देते हैं, हॉकिश भी बोलते हैं। और उसका भी एक और नाम है, दोनों को मैं लिखता हूँ। पहले तो ये लिख लो, डियर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और लगा दो, हॉकिश, HWKIS, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ब्याज दर बढ़ाना। राइट। इसमें भी, इससे हॉकी जैसा इधर भी एक नाम होता है, यहाँ भी ऐड कर ले। ये जो चीपर इजी, उसकी तरह मैंने डियर टाइट लिखा है यहाँ पे। इजी का उल्टा टाइट, चीपर का उल्टा डियर, इस तरह। एक हॉकिश की जगह यहाँ पे क्या आता है वो भी लिख ले। यहाँ पर कहीं लिख लो आप, और डोविश। जब ब्याज दरें कम होती है तो उसको डोविश भी बोलते हैं, बढ़ाते हैं तो हॉकिश। और क्या कहते हैं, 2022 का पीटी पेपर, एक टर्म इसमें से जुड़ा हुआ था। 2022 की पीटी पेपर में ये वर्ड आया था, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और जोड़ा अमेरिका के साथ। अमेरिका अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है तो भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा, टाइप का एक प्रश्न। अब आप खुद ही समझ लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट आप बताओ, लेकिन आप ये समझ लो कि ये वर्ड यूपीएससी डाल के पूछता है। सख्त भी, कड़ी को सख्त भी लिख सकते हो इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने टाइट लिखा। अब अमेरिका भी तो अभी मुद्रास्फीति से जूझ रहा था पिछले दिनों, हम भी जूझ रहे हैं इस तरह से। तो उसने क्या किया, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी लागू करी, यानी ब्याज दरें ऊंची करी। ब्याज दरें ऊंची करने से अमेरिकन लोग हमारे भारत से निकलने लगे, क्योंकि उनको अपने देश में ज्यादा ब्याज मिल रहा। हमारे यहाँ, मैंने कहा, निवेशक का राष्ट्र धर्म नहीं होता। जहां ब्याज ज्यादा मिलेगा वहां जाएगा। हमारे भारत के बॉन्ड्स ज्यादा ब्याज दे रहे हैं तो अमेरिकन लोग इधर आ जाएंगे। उनको आना थोड़ी है यहाँ पे, डिजिटली तो करना है, उनके फोन के ऐप पे ही काम करना है। ये बैठे बैठे ही अपने मार्केट से बॉन्ड बेचे, भारत की खरीद लिए बैठे बैठे, आना थोड़ी है उनको। लेकिन
अमेरिका ही अपनी ब्याज दर बढ़ा दी तो वापस इधर के बॉन्ड बेच के किधर जाएंगे? 2022 का पीटी पेपर है, मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने लिखा कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी, पूंजी की उड़ान हो जाएगी। वो मैं आगे बता दूंगा आपको, आप घबराएं नहीं अभी। लेकिन टाइट वगैरह वर्ड डाल रहा है यूपीएससी आपके प्रीलिम्स पेपर में। मैं मेरी हर क्लास आप ही की क्लास में करा रहा हूँ ये जरा, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि कब किस चीज को करवाना है। मेरे को पहली बार थोड़ी जाना है इनको, मैंने मॉडल्स पढ़े हुए हैं इनके, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। मेरी इकोनॉमिक्स वो रहा है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से राष्ट्रों के बीच में, इसका एक मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आता है इकोनॉमिक्स, दो अर्थशास्त्रियों ने मिलकर बनाया था कि अगर आप कैपिटल पूंजी को खुला छोड़ते हो तो मॉनेटरी पॉलिसी या अन्य चीजों पे क्या इम्पेक्ट आता है। आज पैसा जाएगा तो हमारा सेंट्रल बैंक उसको रोकने के लिए ब्याज दर ऊंची करेगा, तो आप स्वतंत्र मौद्रिक नीति को कहाँ लागू कर पाए? अमेरिका की वजह से आपकी ऐसे ये कनेक्शन बनते हैं इसमें। ये मॉडल मेरे पढ़े हुए हैं, लेकिन हम क्लास में उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपकी काम का है। मेरे तो टेलीग्राम पे भी वीडियोस हैं, बहुत सारी जगह है मेरे, लेकिन वो पुरानी वीडियो देख के लोग खुश होते हैं कि भाई हमें तो ये फ्री में मिल गया और ऐसा हो गया। उनको पता ही नहीं भाई कोरोना पीरियड के हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिला, नुकसान हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम उसी के ऊपर बेस होके काम कर रहे हो। मैंने ढेरों चीजें बदल दी उसके बाद में। इकोनॉमिक्स की कोई लिमिट है? कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे बातें हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब मौद्रिक नीतियां खत्म हो गई। देखो दो ही बातें हैं, ध्यान से सुनो। मौद्रिक नीति में दो ही काम होते हैं, तरलता पे होता है और ब्याज दर पे होता है। तरलता के दोनों पक्ष बता दिए, बढ़ाना गिराना। ब्याज दर बढ़ाना गिराना खत्म हो गया मीटर। इनके 4 आइटम बन गए। अब फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे, पांचवा लिखिए फिर। अब लिखिए विस्तारक राजकोषीय नीति। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। टैक्स और खर्च के सेंस में बात कर रहा हूँ अभी। टैक्स है तो डाउन करना है और सरकारी खर्च है तो बढ़ाना है। तो इसको क्या कहेंगे हम? विस्तारक राजकोषीय नीति। राइट। और इस पे खूब सवाल बन सकते हैं। अब जब भी देना हो परीक्षा, इनको पढ़ के जाना, ये सदाबहार है, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे। इनमें ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। विस्तारक राजकोषीय नीति किसको कहेंगे, ये हमेशा ही रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ क्लास में। अगर हमें इनको हम उल्टा कर दें मान लो, तो ये संकुचनकारी राजकोषीय नीति हो जाएगी। 6 लिखिए। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकारी खर्च कम हो जाएगा एंड टैक्स बढ़ जाएगा, संकुचन आ जाएगा मांग के अंदर। कोई भी सरकारी कदम अगर समग्र मांग बढ़ा रहा है तो उसको विस्तारक बोलना है।
उसमें ब्याज दरें तो होती नहीं, सरकार के पास ब्याज दरों का तो सिस्टम है ही नहीं। केवल वो समग्र मांग को या तो बढ़ाएगी या कम करेगी। बढ़ती है किसी भी स्टेप से विस्तारक है, कम हो जाती है वो समग्र मांग किसी भी स्टेप से संकुचनकारी। कई बार इकोनॉमी है ना अपने आदर्श और अनुकूलतम स्तर से ऊपर चलने लग जाती है, वो भी उचित नहीं होता। मांग इतनी ज्यादा होती है कि आपकी पोटेंशियल जो होती है इकोनॉमी की, उससे ज्यादा मांग होने की वजह से कीमतें बढ़ने लग जाती है ज्यादा तेज गति से। तो सरकार फिर कॉन्ट्रैक्शन लेके आती है मांग के, ताकि कीमतें कंट्रोल हो। तो इस तरह से ये पॉलिसीज बनते हैं, इनके नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। आपको कितना फायदा देंगे आज मालूम नहीं चलेगा आपको। असली परीक्षा उस दिन होगी जिस दिन आपका पेपर सामने होगा और ये शब्द सामने होंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ मैंने काम किया और उसकी रिजल्ट आपको मिल भी रही। और आप कहते हो एनसीईआरटी और बेसिक किताबों की, कौन आपको इतना बता देगा वहां? उनमें दसियों साल लगेंगे। हमारे इंडिया का जो स्कूल क्यूरिकुलम है उसमें इतनी तरह की चेंज मतलब इतनी जल्दी से नहीं होती है वहाँ। और आपकी यूपीएससी तो बदलती जा रही है प्रश्नों में, इसलिए बहुत बेसिक में जाके आप क्या कर लोगे? मतलब और क्या बेसिक होता है मेरे को ये बता दो। मैंने कहा उत्पादन प्रोडक्ट बोलते हैं तो वस्तु का भी होता है, सेवा का भी होता है। वस्तु को हम छू सकते हैं, सेवा को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन वो हमें संतुष्टि तो देती है। तो वो भी वस्तु जैसी ही हुई। फंक्शन में देखा जाए तो हर प्रोडक्ट को उसके फंक्शन से देखा जाता है। आदमी का नाम अच्छे लाल होने से वो अच्छा नहीं हो जाता है। एक ठेकेदार थे यहाँ पे अच्छे लाल नाम। मैंने अपना घर पहले सिविल लाइंस में रहता था, तो यहाँ मुखर्जी नगर में आया तो मेरे को घर शिफ्ट करना था। कमाल से जो ठेकेदार जिन्होंने शिफ्ट किया उनका नाम अच्छे लाल था। मैंने कहा भाई ये भी अच्छा संयोग है। तो क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि वाकई में अच्छे हैं क्योंकि उनका नाम अच्छे लाल है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, किसी का नाम आप रावण भी रख दोगे, लेकिन उसके काम भगवान श्री राम की तरह है सपोज, तो वो राम ही कहलाएगा फंक्शन के अंदर। तो सवाल फूड किसको कहते हैं, किसी ने आके पूछा आपकी क्लास में, आप छोड़ो जीडीपी को, किसी ने आके पूछा कि भोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप यही तो कहोगे जो हमें ऊर्जा देता है। या और हो तो बता दो, चलो मैं खड़ा हूँ यहीं पे। कैसे बताओगे? अगर आप ये कहते हो कि भोजन वो होता है जो हम खाते हैं, खाने में तो तंबाकू भी खाते हैं तो भोजन थोड़ी हो जाता है। फंक्शन तो एयर कंडीशनर क्या है किसी ने पूछा, जो मतलब टेम्परेचर एयर को कंडीशन करता है। चाहे उसका नाम एसी मत बोलो आप, वो है एसी ही व्यक्ति। कोई कहता मार्कर क्या होता है, तो जो बोर्ड पर लिखा, मतलब फंक्शन से प्रोडक्ट डिफाइन होता है दोस्तों। तो अगर वस्तु भी हमें संतोष दे रही है और उसकी तरह कोई और भी चीज दे रही है, तो वो भी उसी लेवल की है। तो इसको कौन सा बेसिक, इससे नीचे आप कोई किताब बोल ही नहीं पाएगी। बेसिक कहाँ पढ़ोगे इसका? सामने वाले ने कहा कि इनकम पैदा करनी है तो उत्पादन करो, अब इसकी भी बेसिक ढूंढनी पड़ेगी कहीं। भाई इनकम पैदा करनी तो उत्पादन करो, घर जमाई बनने से काम चल जाए आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई तरकश में तीर कमान नहीं है? ये हंसी मजाक वाले तीर कमान जो लोग रखते हैं, अक्षर चलाते रहते हैं क्लास में, उनका यही काम है। तो मैं वो नहीं करता, देखिए बस इतना ही फर्क है, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य पता रहता है कि भाई ये बातें करेंगे तो हमारी क्लास डिरेल हो जाएगी और हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा कोर्स सबसे फास्ट खत्म होता है और सबसे ज्यादा समझाता हूँ, और कोर्स सबसे पहले खत्म करके चला भी जाता हूँ। के पीछे मेरी प्लानिंग रहती है पूरी की पूरी, कि क्लास के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 3:30 बजे कर देता हूँ। कुछ व्यवधान आते हैं, वो अपनी जगह पर है। मुझे 3 मिनट भी आपको इंतजार कराना खलता है, मुझे ऐसा लगता है मैं गलत हूँ, इसलिए आपसे आके माफी मांगी मैंने कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट।
अधिकार नहीं है। मैं एक आदमी हूँ, इतने बच्चे हैं, उनके मिनट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस जो इंस्टीट्यूट का रेंट दे रहा है, उसका कोर्स खत्म नहीं होगा तो उसको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। मुझे इतना भी ख्याल है। और पांडे सर से भी मेरे गहरे संबंध, ताल्लुकात, दीक्षांत में मैंने पढ़ाया हुआ सब कुछ। नीचे बैठता हूँ, ऑफिस तो कॉमन ही है ना, खान सरकार उनका। उन्होंने पानी की बोतल रखी तो मैंने पानी नहीं पिया ये सोचकर कि मैं वहीं जाके पीऊंगा जबकि मेरा गला सूखा। ये आप लापरवाह नहीं हो सकते हो कि मैं एक बोतल खोली और उसको इतना सा पी लिया और बोतल को खराब करके कौन यूज करेगा उसे? मेरी द्वारा खोली गई बोतल कौन इस्तेमाल करेगा? क्योंकि मुझे वहां 2 मिनट रुकना है। तो मैंने सोचा वहीं जाके खोलेंगे और पूरी क्लास में एक बोतल खरीदेंगे धीरे धीरे। इतना मैं ध्यान रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अकाउंटेबल होना होता है। ये मैंने कह दिया आपको ताकि आप भी सीखो इस बात। कह दिया मैंने, कोई अपनी तारीफ अपने मुंह से करने का मेरे कोई मानस नहीं है मामले में। आप अगर समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के पॉलिसी सेटअप आपको बता दिए। मैं अपनी संतुष्टि के लिए काम करता हूँ। बात खत्म है। हम ऑफिस जानते हैं, डॉविस जानते हैं, आपकी जरूरत है तो आपको शेयर करके मैं खुश। इसके बाद ये वाली मामला खत्म हो चुका है, रिसेशन वगैरह, नीतियों के नाम और फलाना जो भी है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, अगले वाला, उसका हेडिंग लगा रहे हैं। GFC है। क्या कोई गलती हो गई क्या? तो बोल क्यों रहे हो, क्या बात होगी? तो कोई गलत हेडिंग लगवा दिया कि कुछ मिस्टेक हुई? थोड़ा सा लेना पड़ेगा, इसका एक कारण मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। सकल स्थिर पूंजी निर्माण। एक एरो बनाओ फिर बात करता हूँ। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले, एक बार इंग्लिश में इसे लिख दे, आइटम। आइटम का मतलब मद होता है, लेकिन आइटम वर्ड ज्यादा समझने में आता है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले आइटम्स को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वो चीजें पढ़ी जाती है जो आपके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। क्षमता भी तो बदलती रहती है। जो एक आदमी डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है तो कैपेसिटी बढ़ गई ट्रेनिंग करने की वजह से। आप वहां क्या बोलते हो? मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, या मानव तो नहीं लिखा हुआ है। तो फिजिकल वे में जो देश की उत्पादन क्षमता, एक गांव में 10 ट्रैक्टर हैं, 10 की जगह 15 हो गए, उस गांव की उत्पादन क्षमता पहले से ज्यादा हो गई। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली चीजें रहती है इसके अंदर। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, प्लस लगाओ यहाँ पे, और लिखो उत्पादन
परिवर्तित करने के लिए इन्हें बार बार बदलना नहीं पड़ता है, इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात उत्पादन में बदलाव इन्हें स्थिर रखकर भी किया जा सकता है। इन्हें इन्हें बदलाव इन्हें स्थिर, स्थिर के पीछे इंग्लिश लिखो, फिक्स्ड, FIXED, स्थिर रखकर, रख कर, स्थिर के आगे जो भी इंग्लिश लिखी उसके बाहर लिखो, रख कर, इन्हें स्थिर रखकर भी किया जा सकता है। मैं समझा दूंगा, एक बार आप लिखो। फिक्स वर्ड आ रहा ना ऊपर, तो उसका अर्थ चल रहा है। फिर प्लस लगाओ बीच में, एक गुण और होता है, तो बीच में और प्लस लगाओ नीचे, फिर लिखो ये 1 वर्ष से अधिक समय, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्य करने की संभावना रखते हैं। कार्य करने की संभावना रखते हैं। पूर्ण विराम लगा दें। 3 बातें हैं इनको लेकर। उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, और उत्पादन में थोड़े बहुत बदलाव करने हो तो इनको, हर साधन को बदलना जरूरी नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में 2 तरह के साधनों की बात की जाती है। कुछ साधन स्थिर रहते हैं और वो ज्यादातर सपोर्ट सिस्टम देते हैं, और थोड़े बहुत बदलाव करने हो तो उसको नहीं बदलने की आवश्यकता होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, हरित क्रांति के आने के बाद हम उन्हीं खेतों से, खेत स्थिर साधन जैसा है, 1 बीघे का खेत है सपोज आपका, पड़ोसी के यहाँ ज्यादा माल हो रहा है, आपके यहाँ कम हो रहा है, तो आप खेत को मत बदलो, मतलब आप उससे बात करो कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कौन सा बीज यूज कर रहे हैं, टोटल इनकम कितनी आ रही है, कितनी बार खेती कर रहे हैं। उसी साधन का इंटेंसिव इस्तेमाल करके आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हो। 2-2, 4-4 क्विंटल के लिए खेत नहीं बदला जाता। और आओ, ये क्लास, ये बोर्ड तो परमानेंट फिक्स किया हुआ है, और 4 बैच चलते हैं या 3 चलते हैं इस प्रेमिसेस पे। जितने बैच आप पढ़ाओगे उतना उत्पादन हो रहा है, मतलब बोर्ड तो वही है, बोर्ड को थोड़ी बदलना पड़ रहा है। नए नए बैच, अभी बिल्डिंग यही, अब आप बोर्ड छोड़ दो, ये बिल्डिंग है, ये स्थिर साधन है। बदल कौन रहा है? टीचर, और टीचर का टाइम, मतलब मैं अगर 10 मिनट ज्यादा पढ़ा पढ़ा दूंगा तो वो मैं चेंज हो रहा हूँ, मतलब मैं दिखने में आपको वैसा लग रहा हूँ कि मेरा टाइम है ना, रामेश्वर इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ टाइम, हाउ लॉन्गर आई स्टेड इन द क्लास। ऐसा ज्यादा प्रोडक्शन करना, मेरे को ज्यादा स्टे करना है, ज्यादा कपड़ा बनाना है, ज्यादा yarn डालना है, लेकिन मशीन नहीं बदलनी है, ज्यादा चलानी है, उसे ओवर टाइम करवा लो मजदूरों से। तो बदलने वाले साधन कौन? वे पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास रास्ता नहीं है, किताब पढ़नी नहीं है। 2 तरह के साधन होते हैं। एक को, जैसे कार है, अब कार में पेट्रोल या CNG डलवाई, तो आपने पैसेंजर एक छोड़ दिया, जितनी
छोड़ते जाओ आप पैसेंजर, गाड़ी तो नहीं बदलनी है ना। अगर फ्यूल कम पड़ गया फ्यूल डलाओ। और हर एक गाड़ी इतनी सी भी चलेगी तो कौन सा साधन बदलेगा? तेल नाम का साधन, ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन कार नहीं बदल रहे आप, तो वो कौन सा साधन हो गया? फिक्स। ताली दो हाथ से बजती है, ये तो हम कहावत शुरू से ही सुनते आए। तो उत्पादन भी दो हाथ की से बजने वाली ताली है, जैसे कि एक स्थिर नाम का हाथ और एक बदलने वाला हाथ। आपके पास आईपैड है, तो आईपैड क्यों बदल रहे हो? आपको ज्यादा घंटे पढ़ना, ज्यादा देर पढ़ लो, आईपैड तो का वही है। माइक सेट मैं जाऊंगा, कोई दूसरा टीचर लगा लेगा इसको, राइट? तो ऐसे थोड़ा विचार बनाना पड़ेगा आपको, ये नए हैं आपके लिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना यूपीएससी ग्रोथ कैसे, आप जीडीपी तो पढ़ लिए, ग्रोथ कैसे लाए देश के अंदर? आज हम कहते हैं कि किसान जीवन निर्वाह कृषि कर रहे हैं, यानी उतनी खेती से उत्पादन हो रहा है जितना उनका जीवन चल रहा है। आगे कैसे बढ़ेंगे जरा ये बताओ? कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उनको वो साधन खरीदने पड़ेंगे जो ज्यादा उत्पादकता लेके आते हैं, चाहे वो थ्रेशर, हार्वेस्टर, टिलर, ट्रैक्टर, पंप सेट, किर्लोस्कर इंजन, या कुआं ही खुदवा लें। कुआं भी तो स्थिर है। आप कॉन्सेप्ट का विस्तार करो। डैम क्या है? डैम स्थिर। पूरे देश की कैपिटल फॉर्मेशन भी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक बना हुआ है, क्या उसको बार बार बदलना होता है? अरे चौड़ा कर लो भाई, ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो, बाकी तो गाड़ी आती जाती रहेगी। जितनी गाड़ियां निकल गई उतना जीएस। टोल बूथ वाले से पूछो, तुम्हारी उत्पादन वो किस सेंस में देखता है? हमने इतनी सर्विस दे दी, जितनी गाड़ियां निकली उतनी सर्विस दे दी, उनको हमने अलाउ किया ना कि तुम जा सकते हो इससे। उसकी कलेक्शन बढ़ रही है, क्या रोड बदल रहा है वो? फिर अब चाहे नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ सरदार सरोवर डैम हो, या कोई भी वो एक बहुत बड़ा आपने बना दिया, अब उसमें पानी भरा हुआ है, भर रहा है पानी, नहीं होता तो कहाँ भरते पानी? तो नहरें भी बनी हुई है, सारा सिस्टम सेट है। अब उनको थोड़ी बदलना है, आपको रिपेयरिंग करते रहो। रिपेयरिंग तो करनी पड़ेगी, बाकी उनको बदलने की आवश्यकता। अब बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है तो फिर नया डैम बनाओ, फिर उसकी भी एक कैपेसिटी है। अब खान सर को लग रहा है भाई बहुत और क्लासरूम की जरूरत है, तो वो ले रहे हैं, मतलब वो एक अलग बात है। आवश्यकता पड़ रही है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट तक कैपेसिटी होती है, वहां तक आप उस साधन को बदलने की जरूरत नहीं। पशुओं में चले जाओ, चलो पशु भी आते हैं इसमें, मैं कल की क्लास में एग्जाम्पल लिखाऊंगा, आज नहीं लिखा रहा। जैसे गाय भैंस वगैरह, कोई भी कैटल मान लो आप, तो इनकी भी कैपेसिटी होती है। अब बैल लोग रखते हैं और उनको जुताते रहते हैं, तो क्या रोज ही बैल चेंज करते हैं? उन्हीं बैलों से ज्यादा काम कराते हैं। जब बहुत ज्यादा काम का लोड पड़ जाता है तो फिर नए लेके आते हैं, फिर उनकी भी एक कैपेसिटी है। ये थोड़ी कि इतना सा लोड के लिए फिर नया बैल लाए, फिर इतने से के लिए फिर नया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे और दूध में भी होता है, आप पशु आहार बदल दो, गाय या बफेलो आपकी ज्यादा मिल्क दे देगी, तो दूध बढ़ाने के लिए पशु को थोड़ी बदला जाता है। हाँ ठीक है, अलग अलग नस्लें होती है और उनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन आप कैपेसिटी के नीचे है तो आप उनको अच्छा पशु आहार खिला दो, ज्यादा मिल्क आ जाएगा। वहां भी तो आपको काम करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है जैसे, सॉफ्टवेयर थोड़ी बार बार बदले जाते हैं। फिल्मोरा की बात मैंने की, तो एक बार डाल दो आप, उसके बाद करते रहो एडिटिंग, वो फिक्स है, उसको थोड़ी बदलना। अपडेशन अपनी जगह होते हैं, जो कंपनी बेचती है भाई इसमें कुछ कमी आ गई तो दुरुस्त कर, मेंटेनेंस जैसा हो गया होता। अब सॉफ्टवेयर हमें दिखता नहीं है, बस इतना ही फर्क है ना। मशीन दिखती है, भवन दिखते हैं, रोड नजर आते हैं, पशु दिखते हैं, इस तरह से इनकी कुछ एग्जाम्पल बनेंगे, वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। आज यहीं तक पढ़ते हैं, शुक्रिया।